हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 34, और आज करेंगे पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट होगा इसका और ये हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, हमारा जो गाइस चैप्टर है वो है लोकपाल और अन्य महत्वपूर्ण जो आयोग हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों पहले सिलेबस देखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे है सिलेबस, दोनों तरफ आप देखते हुए चलिएगा। चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया, अभी हम पहुँच गए चैप्टर नंबर 34। आज लास्ट पार्ट है, यानी कि आज हम इस चैप्टर को कर देंगे ख़त्म। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था और थोड़ा सा गैस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया, तो होने ही वाला है जस्ट ये कंप्लीट। तो दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको घटना चक्र के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप जो हमारे पास प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं। जो जो सब्जेक्ट्स हमने करवा दिए हैं सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी, एंड शेयर करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं ना, जैसे कि हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने क्या किया है, नोट्स और कुछ क्वेश्चंस कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे, तो चलिए डायरेक्ट पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 50 तक हम कर चुके थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इसके जो मोस्टली क्वेश्चन है ना गाइस, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एमपी पीसीएस के हैं, अगर हम एमपी के हैं तो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आप इस पर ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। जैसे कि आज अभी हमने सिर्फ पहला ही क्वेश्चन देखा, वो भी एमपी पीसीएस प्री 2018 का ही है, तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है एमपी के मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो इसमें लिखा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 और 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है। तो इसमें आंसर लिखा है सिविल न्यायालय। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं गाइस। तो इसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13(4) के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा जो है 175, 178, 179, 180 एंड 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाता है, बिल्कुल। और इसमें लिखा है, साथ ही 1993 के अधिनियम की धारा 13(5) के तहत मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाता है। और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाता है। तो गाइज, अगर देखिए एमपीपीसीएस का क्वेश्चन था ये। फिर लिखा है, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर। तो गाइज, हमारा आंसर क्या है, देखिए, प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। देखिए एमपीपीसीएस प्री 2018। तो इसमें देखिए दोस्तों लिखा है, व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 19 के अनुसार आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में कार्यवाही करके क्या है, करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। अर्थात क लिखा है, आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। ख लिखा है, रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथा स्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो वैसे देखिए ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो ये देखिए यूपीपीसीएस में आया हुआ है। तो मानवाधिकार आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग है आपका, लोकसभा का सचिवालय एंड आपका केंद्र का वित्त आयोग, ये आपका संवैधानिक संस्था है। बाकी आपका जो है मानवाधिकार आयोग नहीं है। चलिए, मानवाधिकार आयोग संवैधानिकतर संस्था है, मतलब संविधान के इतर यानी कि संविधान के बाहर, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया, मतलब कानून बना के इसका गठन किया गया। अन्य 3 संस्थाओं का उल्लेख संविधान में, जैसे राज्य वित्त आयोग को आप कौन से अनुच्छेद में आपको मिलेगा, 243 झा और 243 म। संसद का सचिवालय आर्टिकल 98 में, और केंद्रीय वित्त आयोग आपको कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 280 एंड 21 में आपको इसके बारे में मिल जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की प्रस्थिति अन्य तीन से भिन्न है? चलिए, तो गाइस ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसे देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ है, कुछ डिफरेंट सा अलग सा होगा तो आपको एमपी पीसीएस में मिलेगा। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है आपका, इसकी जो प्रस्थिति अन्य तीन से अलग है, यानी कि पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, तब हमें थोड़ा समझ में आएगा। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है, संविधानेतर निकाय है, ठीक है, संविधान के इतर। जबकि अन्य तीन जो है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आपको किस में मिलेगा, आर्टिकल 338 बी, पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, आर्टिकल 340, और वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग 324 संवैधानिक निकाय हैं। तो यही है, एक संविधानेतर है, बाकी सारे क्या है, संवैधानिक है। लिखा है निम्न में से कौन सही सुलिमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो इसमें लिखा है गाइस कोई संस्था है, यहाँ पे संस्थाएं लिखी हुई हैं और इनकी स्थापना का वर्ष लिखा हुआ है। चलिए तो इसकी व्याख्या देखते हैं डायरेक्ट, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अंतर राज्य परिषद, कब इसकी स्थापना हुई है, 1990 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की हुई है 1964 में, एंड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हुई है 1993 में। गाइस हम कभी वीडियो लाएंगे लक्ष्मीकांत के सारे शॉर्ट नोट्स लाएंगे, उसमें आपको बहुत ही आसानी से लक्ष्मीकांत समझ में आएगी, तब देखिएगा कितना मज़ा आएगा पढ़ने में, चीज़ें बहुत आसान है उस बुक में भी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले लिखा है इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है। हम बात कर रहे हैं संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। दूसरा, इसकी नियुक्ति जो है संसद के अनुमोदन से हुई है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया कर रहे हैं। फिर अध्यक्षता, ठीक है गाइस, और लिखा है यह देश की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। सबसे पहले कहाँ आया है ये क्वेश्चन, तो गाइस देखिए यूपी पीसीएस प्री 2003 और यूपी UDALDA प्री 2002। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग व्याख्या देखते हैं, देन देखिए इसका आंसर है बी, यानी कि 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। और एक चीज़ और, गाइस ये क्वेश्चन आया हुआ है 2003-2002 में, तो तब अध्यक्षता कौन कर रहा था, आज अध्यक्षता कौन कर रहा है, दोनों अलग हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है संविधान के पुनरीक्षण के लिए आयोग की नियुक्ति जो है 22 फरवरी 2000 को जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी। मतलब ये जब आया था ना तब की बात है, तब ये आपकी अध्यक्षता ये कर रहे थे, ना कि संसद द्वारा, ठीक है, केंद्रीय सरकार के द्वारा की गई थी, ना कि संसद द्वारा। तो इसका कार्य है संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था और आज के समय में इसकी जो है प्रभावशीलता का आकलन करना था। आयोग ने अपनी जो अंतिम रिपोर्ट कब दी, 31 मार्च 2002 को पेश की थी, ठीक है। ये तभी की बात थी। फिलहाल ये क्वेश्चन आने की संभावना वैसे हो भी सकता है, नहीं भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये देखिए करंट का क्वेश्चन था, ये उसी वक्त की बात है और उसी वक्त ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, के अध्यक्ष हैं। तो वैसे देखिए ये तब की बात है और तभी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए तो इसमें लिखा है आंसर, अभी हमने देखा एम.एन. वेंकटचलैया। अब देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो देखिए 2015 में कौन है, अभी कौन है, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB का गठन सितंबर 1974 में किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामले में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को या फिर पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित किया जाएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, अभी देखो अध्यक्ष तो चेंज होंगे ही, ठीक है। तो वर्तमान में लिखा है शिवदास मीणा और ये कब की बात है, अभी जो अपडेट हुआ है वो तो है 18 मई
2020 से, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था, तो वो क्या था, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए 1976 में क्या हुआ कि कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में उस वक्त, ठीक है। और फिर इसे जो है तत्सम संविधान संशोधन समिति के नाम से जाना गया, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, और वैसे संविधान संशोधन समिति, तत्सम संविधान संशोधन समिति के नाम। अब देखिए क्या होता है कि 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ना, देखिए 42वां, इस वक्त वही कांग्रेस की सरकार थी, तो इसी समिति की सिफारिशों का परिणाम है, ठीक है। क्या परिणाम है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये जो समिति है उसी का परिणाम है। एक्चुअल में क्या है, ये बहुत यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में इतने चेंजेस आ गए इस वक्त कि किसी ने सोचे भी नहीं था, मतलब बहुत बदलाव किया गया था, इसलिए ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर लिखा है इसने भारत के लिए राष्ट्रपतीय प्रणाली पर विचार करते हुए इसे अनुपयुक्त बताया था, ठीक है। तथापि इसने मुख्य रूप से जिस प्रश्न पर विचार किया था क्या था कि मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्व की अग्रता, मतलब कि इसने कहा एक होता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, एक होता है हमारे पास निदेशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी होता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कहा गया, देखिए इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने कहा था हम फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस दें और डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स से ऊपर माने, ठीक है। ऐसा इस संविधान संशोधन में हुआ था। हालांकि 44वां संविधान संशोधन हुआ या धीरे धीरे जब हो रहा था सुप्रीम कोर्ट ने मना भी किया, भैया ऐसा नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट्स हमेशा ऊपर रहेंगे, क्योंकि इस वक्त देखिए फंडामेंटल राइट्स की चक्कर को कम करने के बाद क्या हुआ था कि देखा यहाँ पे एक और वो उस वक्त लगा था, क्या बोलते हैं, आपातकाल लगा था, एंड कितने सारे नेता ऐसे थे जिनको, चुटपुट नेता थे जो आज बड़े नेता हैं, उनको क्या है जेल भेज दिया गया था, ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा था उस वक्त, तभी उन्होंने कहा डीपीएसपी को ऊपर रख दो, फंडामेंटल राइट्स को नीचे रख दो। अब लिखा है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुई, तो देखिएगा ये आपका है संथानम समिति की अध्यक्षता पे, मतलब इनकी सिफारिशों पर। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने फरवरी 1964 में की, ठीक है। 1964 में एक्चुअल में क्या हुआ था गाइस, ये डेट कैसे याद रहेगी, जवाहरलाल नेहरू यहीं पे क्या है उनका निधन हुआ था इस साल में, ठीक है। अब है राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने की फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 से जो है संवैधानिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया, मतलब इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1998 में, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जिसके तहत इसके जो अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त जो है सदस्य होंगे, ठीक है। तो ये कब आया, 2003 में आया कि एक तो होगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है। मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक होगा आपका अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष जो होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और क्या होंगे 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त सदस्य होंगे, ठीक है। तो ये 2003 का है संशोधन, मतलब आयोग में अधिनियमित वर्ष 2003 में संसद द्वारा ये अधिनियमित किया गया। चलिए अब इसमें लिखा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का वर्णन करता है, किस आर्टिकल में आपको ये मिलेगा, सीवीसी शॉर्ट में, मतलब इंग्लिश में सीवीसी, राइट। तो ये आपका है आंसर, इसमें ये या ये गाइस, इसमें से कोई सा नहीं है। चलिए इसकी आंसर व्याख्या देखते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। 1964 जवाहरलाल नेहरू का निधन। संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। कौन सी समिति की सिफारिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संथानम समिति। 2003 में संसद द्वारा पारित विधि द्वारा इसे क्या है आपका सांविधिक दर्जा दिया गया, और इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। यानी कि गाइस हमने कहा कि संविधान के किस आर्टिकल में है, तो गाइस जब ये संवैधानिक ही नहीं है, जब इसका उल्लेख संविधान में नहीं है तो किसी आर्टिकल में नहीं होगा। ये क्या है आपका सांविधिक है, यानी कि यहाँ पे क्या बनाया गया, विधि बनाई गई थी उसके बाद, ठीक है।
मतलब इसका गठन किया, विधि बनाने के बाद इसका गठन किया गया तो सांविधिक हो गया। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुलिमित नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लिखा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग लिखा है, और क्या भ्रष्टाचार निरोधक कानून लिखा है, एंड देन प्रवर्तन निदेशालय लिखा है। चलिए इसमें कौन सा गलत है हमें ये बताना है। चलो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 ना कि 1985। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1985, तो ये हो गया एक तो गलत, ये है आपका 1988। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद लिखा है आगे कि प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। तो यहाँ पे गाइस क्या लिखा है 1956 में हुई थी, बट यहाँ पे लिखा है 2000, तो ये भी गलत है आपका और ये भी गलत, दोनों ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे। किसने गठित किया मंडल आयोग को? तो गाइस कौन थे आपके? मोरारजी देसाई। आइए समझते हैं थोड़ा सा मंडल आयोग क्या है, क्यों आया था। देखिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए, जो ओबीसी होती है ना, उसके आरक्षण के लिए आया था कि 27% आरक्षण जो है ओबीसी वालों को मिलेगा। तो देखिए मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे उस वक्त। ठीक है, तो के नेतृत्व वाली क्या जनता पार्टी सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान के लिए संविधान के आर्टिकल 340 के प्रावधान के तहत गठित किया गया। अभी हमें इसमें क्या याद रखना है, कौन थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। पार्टी इनकी थी जनता पार्टी, 1979 की बात कर रहा है ये, और इसने कहा पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उसको चिन्हित करना है, मतलब बताना है, पहचानना है। ठीक है, लेकिन अब हम पिछड़े वर्ग के लोग में से कौन थे लोग? देखिए, एक जो सामाजिक रूप से पिछड़े हो या फिर और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, इन दोनों में से देखना है हमें। ठीक है, और संविधान के किस आर्टिकल में आया गया? इसे आर्टिकल 340 में आया। ठीक है, अब लिखा है इसके अध्यक्ष कौन है? विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे उस वक्त। ठीक है, जब ये आया था ना आयोग तब थे विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए हम इसको मतलब जो मंडल आयोग बोल रहे हैं हम इसलिए। तो इस आयोग में क्या है, 4 अन्य सदस्य थे। आइए 4 अन्य सदस्यों के भी नाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीवान मोहनलाल हो गए, आर भोले हो गए, आपके दीनबंधु साहू हो गए, और के सुब्रमण्यम हो गए। ठीक है, ये 4 नाम है अन्य सदस्य। एक तो आपके यही हो गए विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और उसके बाद ये 4 सदस्य। इसमें से जो आपके दीनबंधु साहू के नवंबर 1979 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण उनके स्थान पे कौन आ गया? LR नाइक आ गए। ठीक है, को सदस्य नियुक्त किया गया। फिर इस आयोग ने जो है 31 दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। ठीक है, कब आता है? 1979 में आता है, लेकिन रिपोर्ट इसकी कब आ रही है? 1980 में आ रही है। नेक्स्ट आइए, तो लिखा है मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? अभी हमने देखा 1980 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1990 में जो है अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचारों के कारण नहीं है। देखिए, तो अत्याचार के कारण नहीं है। देखिए, भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, और क्या है? धार्मिक कारण। बस हमारी जो है ना धार्मिक कारण नहीं है। आइए समझते हैं, थोड़ी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है 1990 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। देखिए, पहले इन दोनों का एक ही आयोग था। ठीक है, बाद में ये अलग होके एक अनुसूचित जाति आयोग बना है, अनुसूचित जनजाति आयोग बना है। ठीक है, फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे? अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग, एक आयोग था सिर्फ इन दोनों के लिए। की रिपोर्ट के अनुसार क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचारों के कारण में शामिल है। जो अत्याचार के कारण है उसमें क्या क्या है? देखिए, एक लिखा है भूमि निर्वसन, यानी कि जहाँ वो रह रहे हैं उससे वहाँ उस जगह से वहाँ लोगों को, मतलब इन लोगों को निष्कासित कर देना। दूसरा है, एक कारण है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होता है? इसके आप उनसे काम तो करवा रहे हैं लेकिन उन्हें पैसा नहीं दे रहे, या दे रहे बहुत कम दे रहे हैं। ठीक है, ऋणग्रस्तता, ऋण इतना दे दिया है कि सबके सब उसे चुका नहीं पा रहे, ऋणग्रस्त हो गए। जबकि धार्मिक कारण इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें शामिल नहीं है। चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि SPSC, ठीक है, तो
का प्रावधान किया गया है वो कौन सा आर्टिकल है, ये पूछ रहा है कि यूपीएससी एसपीएससी किस आर्टिकल के थ्रू है। तो हमारा आर्टिकल है 315। तो ये लगा संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए जो है एक संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक मतलब हर एक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, जैसे आपका यूपी पीएससी होता है, आपका झारखंड पीएससी होता है, आपका बीपीएससी होता है, वैसा। ठीक है, फिर साथ ही 2 या अधिक राज्यों के लिए भी होता है गाइस। ठीक है, अगर चाहें तो 2 या अधिक राज्य एक ही पीएससी बना सकते हैं। तो 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार, इन लोगों ने मान लिया कि भैया एक ही से काम चला लेते हैं, तो संसद जो है विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक, देखिए यहाँ पे क्या है गाइस, संयुक्त लोक सेवा आयोग। यूपीएससी अलग है, राज्य के लिए पीएससी अलग है, और ये संयुक्त लोक सेवा आयोग में क्या है, एक से ज़्यादा राज्य अगर मिलके चाहें कि हमारे लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो तो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, हेतु उपबंध कर सकती है। ठीक है, यानी कि कौन बना सकता है फिर, संसद। तो आगे बढ़ते हैं। अगर विधान जो वहाँ की जो राज्य की जो विधानमंडल है ना, वो इस ऐसा कोई संकल्प लाती है और उसे पारित हो जाता है वो कि भैया हम 2 राज्य जो हैं मिलकर एक ही जो है आपका लोक सेवा आयोग बनाना चाहते हैं, तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है। तो देखिए इसका जो है राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए कौन सा सही है बता दिया इसने कि राज्य के लोक सेवा आयोग से इसका सच में कोई लेना देना नहीं है, वो अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। अच्छा, पहला क्या लिखा है, ये राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, गलत है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, एकदम गलत है। ये राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है, ये भी गलत है गाइस। ठीक है, देखिए आर्टिकल 315 के अंतर्गत संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संघ और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अपनी सेवाओं में नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करें। ठीक है, वो अलग करेंगे, ये अलग करेंगे। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम अलग देते हैं एंड यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस का अलग देते हैं। तो इसमें लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब किसी का किसी पर डिपेंडेंसी जैसा कुछ नहीं है, या किसी का किसी पर हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है। संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है, इसमें लिखा है कि नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है। देखिए आता तो ये किससे है, आर्टिकल 315, तो आप समझ जाइए कौन सा संगठन होगा। ठीक है, तो आगे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है, संसदीय अध्यादेश से संबंध स्थापित है या फिर संवैधानिक संगठन है। गाइस अगर संविधान में लिखा है और किसी आर्टिकल के थ्रू आ रहा है तो ये क्या होगा, आपका संवैधानिक संगठन होगा। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है क्योंकि इसका गठन संविधान के उपबंधों के तहत किया गया है। चलिए, तो लिखा है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, यानी कि इसने कहा जो यूपीएससी है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है, तो गाइस ये केंद्र में है तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए लिखा है आर्टिकल 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रति वर्ष जो है आपका वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। और इस ज्ञापन पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिसमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब एक ज्ञापन पत्र के साथ संसद के पटल पर राष्ट्रपति रखता है। मतलब यूपीएससी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ये ज्ञापन पत्र के साथ कहाँ रखता है, संसद के पटल पर। और उस ज्ञापन पत्र पे लिखा होता है भैया जो भी इनकी सिफारिशें थी वो अगर जो है स्वीकार नहीं की गई है तो उसका कारण बताना पड़ेगा कि क्यों। ठीक है, जिसमें क्या है आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है वो लिखा होता है, और साथ ही उन सिफारिशों को ना मानने के कारण का भी उल्लेख किया जाता है कि मतलब भैया जो सिफारिश आयोग ने दी है वो आप मान क्यों नहीं रहे, कारण बताइए। चलिए अब इसमें लिखा है सही विकल्प चुनिए। इसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। देखिएगा अब कोई राज्य तो उसकी नियुक्ति नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए एक लिखा है भारत का राष्ट्रपति, चलिए केंद्र स्तर पर हो गया, संबंधित राज्यपाल
तो गाइस राज्यपाल तो राज्य से हो गए। भैया एक राज्य कहेगा हम बताएंगे कि कौन अध्यक्ष बनेगा, दूसरा कह सकता है कि हम बताएंगे कौन अध्यक्ष बनेगा। तो राज्य से रिलेटेड तो हो तो बिल्कुल मानिएगा ही नहीं। तो इसमें लिखा है संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, इसमें लिखा है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इसमें राज्य के राज्यपालों के द्वारा, सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की जो है समिति द्वारा। देखिए आंसर है, सिंपल आंसर है गाइस, ठीक है, ये होगा आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मतलब राज्यों में राज्यपाल, लेकिन केंद्र की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति। और संयुक्त लोक सेवा आयोग भी राष्ट्रपति करता है गाइस। क्यों? क्योंकि इसमें 2 राज्य आ जाते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य सम्मिलित हो जाते हैं। अब क्या है, अगर राज्यों पर छोड़ दिया जाए तो क्या पता लड़ाई हो जाए, ना माने एक दूसरे की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? फिर वही, अब इसने कहा राज्य लोक सेवा आयोग का, तो हमने क्या देखा था गाइस? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फिर अगर हम राज्य की बात करते हैं तो हम राज्यपाल पे आ जाते हैं। तो लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो गाइस यहाँ पे अगर यूपीएससी लोक सेवा आयोग में देखिए, या तो यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस वाला हो गया, तो ये है आर्टिकल 317 के तहत। लिखा है आर्टिकल 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर, ठीक है, राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसे पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रायोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। चलिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? मतलब संसद इनमें से किस किस को नहीं हटा सकती? लिखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसमें संसद का किसे हटाने में हाथ नहीं है। तो गाइस ये लिखा है ना, सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में संसद का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर आप कहें हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, संसद के द्वारा हटेगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट वाला भी संसद, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ये भी संसद के द्वारा हटेगा। लेकिन जो ये यूपीएससी का अध्यक्ष नहीं। चलिए तो ये किसके द्वारा हटेगा, आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है आर्टिकल 317 के अनुसार जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया जाएगा। मतलब कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। जबकि उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या भारत का जो आपका कैग है उसको हटाने में संसद की भूमिका होती है। और क्या है, इन्हें जो है आर्टिकल 124(4) में उपबंधित रीति है, कोई मतलब प्रोसेस है, से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से समावेदन पारित करने पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाएगा। यानी कि संसद की भूमिका, संसद क्या करेगी? संकल्प, ऐसा कोई प्रस्ताव लाती है हटाने का, पारित हो जाता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि इन्हें हटा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? मतलब हम यहाँ बात हो रही है राज्य लोक सेवा आयोग, तो इससे परामर्श लेना है, तो किस मामले में लिया जाता है, किस में नहीं लिया जाता है? क्वेश्चन पूछा है किस में नहीं लिया जाता। तो इसमें लिखा है सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर। सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर जो है राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। अब किसमें? सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की जो पद्धति है उस पर लिया जाता है। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में जो है अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांत पर लिया जाता है। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर लिया जाता है। ये राजस्थान में आया हुआ है, ठीक है गाइस। देखिए आर्टिकल 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में सिविल सेवकों
के स्थानांतरण का कार्य सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रश्नगत जितने भी अन्य कार्य हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में सम्मिलित हैं। ठीक है, लिखा है इसलिए जो है आपका सिविल सेवकों के स्थानांतरण संबंधी परामर्श राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिया जाता। ठीक है, बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो लिखा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित, किसकी बात करें, राज्य लोक सेवा, तो निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। यानी कि कार्य आपका है राज्य लोक सेवा आयोग का, उसको हम सौंप किसको रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग को। ठीक है, तो किसके अनुमोदन पे हम क्या करेंगे, इसका कार्य इसको सौंप देंगे। तो गैस एक ही बंदा हो सकता है, यानी एक ही पद पे बैठा व्यक्ति हो सकता है, वो है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए संविधान के आर्टिकल 315(4), देखिए 315 में हम क्या देखते हैं, सब यूपीएससी एसपीएससी के बारे में, संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 315(4) के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर, देखिए हाँ एक चीज है, राज्यपाल सिफारिश करता है, किससे करता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को क्या करा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाता है। मतलब भूमिका राज्यपाल की भी है। ठीक है, वो राष्ट्रपति को बोलता है, सिफारिश करता है, राष्ट्रपति अनुमोदन करता है, ऐसा कर दो भैया तो हो जाता है। फिर यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं। यानी इसने कहा जो लोक सेवा आयोग है ना यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उसका जो व्यय है वो किस निधि पर भारित है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, राज्य की जो संचित निधि होती है ना उस पर। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहानी। संविधान के आर्टिकल 322 के अनुसार, ये आर्टिकल नहीं भी याद होते हैं तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लाइक 315, ये आपको पता होना चाहिए। 322 के अनुसार क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि देखिए यूपीएससी का किस पे है, यूपीएससी का गाइस कहाँ है, भारत की संचित निधि, राइट। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के जो व्यय हैं संबंधित राज्य, जिस भी राज्य का है उसकी संचित निधि पर भारी होता है। यानी यूपीएससी का भारत की संचित निधि, राज्य का राज्य की संचित निधि पर। ठीक है, चलिए अब लिखा है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुई थी, यानी कि GOI एक्ट 1919। और इसको हम और क्या बोलते थे गाइस, ये अधिनियम जब आया था हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, इसको हम बोलते थे मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड अधिनियम। ठीक है, और मॉन्टफोर्ड अधिनियम भी बोलते थे, 1919 वाला सुधार था ये एक। लिखा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम धारा 96C के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को जो है स्थापित किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रथम लोक सेवा आयोग है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे हम कि किस एग्जाम में ये आया, यूपी पीसीएस में ही आया, 2008 में प्री में आया गाइस। ठीक है, तो इस समय क्या है, उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, मतलब 1+4 का था, एक अध्यक्ष थे, 4 अन्य सदस्य थे। फिर है सर रॉस बार्कर, इसके प्रथम अध्यक्ष। तो किस इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बहुत आ गई हैं। 1935 के अधिनियम, फिर आता है एक 1919 के बाद 1935 का अधिनियम जो है, तो उसके तहत इसका नाम जो है 1 अप्रैल 1937 को क्या कर दिया गया, फेडरल यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ था लोक सेवा आयोग, अब इसे कर दिया गया संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ये जो है संघ, यानी कि देखिए यहाँ पे संघीय मतलब हो गया फेडरल था, और यहाँ पे संघ मतलब यूनियन, लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया। तो 3 बार हो गया गाइस यहाँ पे, एक तो आप प्रथम लोक सेवा आयोग मतलब लोक सेवा आयोग बोल दिया। ठीक है, लोक सेवा आयोग बोल दिया, संघीय लोक सेवा आयोग बोल दिया 1937 में, और उसके बाद आपका है संघ लोक सेवा आयोग, राइट। क्योंकि पहले फेडरल बोल रहे थे हम और अभी हम यूनियन बोल रहे हैं, पहले संघीय अब संघ। चलिए डेट याद रखिएगा थोड़ा सा, मतलब ईयर तो याद रखिएगा। फिर लिखा है प्रांतीय स्तर पर पहली बार 1930 में मद्रास सेवा आयोग। ठीक है, मद्रास आज कौन सा स्टेट है गाइस बताइएगा। ठीक है, तो की स्थापना की गई, और 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत और प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, जैसे अभी स्टेट बोलते हैं ना, पहले प्रांत था तो प्रांत बोलते हैं, स्टेट जैसे स्टेट PSC बोलते हैं वैसे है ना SPSC।
तो वहाँ पे उस वक्त था प्रांत, तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग बोल रहा है ये, ठीक है, का प्रावधान। और 1937 में, जिसके तहत 1937 में क्या है, 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। मतलब 1937 में कितने, 7। चलिए नेक्स्ट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए यूनियन लिखा है ना, कि प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महिला अध्यक्ष की, ठीक है। तो कौन थी पहली महिला अध्यक्ष, उनका नाम था रोज बैथ्यू, ठीक है। तो लिखा है श्रीमती रोज एम बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1992 से 1996 के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिखा है भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त जो है चरित्र चित्रण है। ओके, तो देखिए आईएएस 2020 का क्वेश्चन है गाइस, तभी इतना टफ सा है समझने में। चलिए यहाँ पढ़ते हैं हम व्याख्या। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में लिखा है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। नहीं क्वेश्चन आया समझ में, और आंसर भी अगर नहीं समझ में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये ऐसा ही होगा। लिखा है भारत के संदर्भ में नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहित नीति जनता तक पहुंचती है, और इस प्रकार ये सरकार की लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है। फिर लिखा है नौकरशाही से यह अपेक्षित होता है कि वे राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, और इसका अर्थ ये है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार और उन्हें कार्यान्वित करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती। तो इस रूप में नौकरशाही राजनीति से दूर रहती है। अब भारतीय नौकरशाही का जटिल स्वरूप है, इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। यद्यपि नौकरशाही आर्थिक वृद्धि को सुलभ करने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करती है। फिर लिखा है तथापि राजनीतिक स्थायित्व लोक सेवा में विश्वास मत पर निर्भर करता है। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आर्टिकल है आपका 310, आइए समझते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर हो गया ख़त्म। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।